नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे दमे के खतरनाक लक्षणों पर कि दमे में किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। दमे में अगर कोई मरीज साइनोसिस होता है, मतलब शरीर का नीला या जामुनी रंग होता है, तो यह एक प्रकार की इमरजेंसी है। इसमें तुरंत आपको अस्पताल में जाना चाहिए। अनकॉन्शियस होना, कन्फ्यूजन की स्थिति होना, भ्रम होना, इस तरह के जो लक्षण अगर किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट्स में मिलते हैं, आपको सीओपीडी के पेशेंट में दिखाई देते हैं, बेहोश होना या भ्रम होना, तो आपको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। शौक होना, एकदम से बीपी कम हो रहा है, चक्कर आने लग रहे हैं, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, तो ये इमरजेंसी है। इसमें तुरंत आप अस्पताल में संपर्क करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से अगर कम आ रही है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो ये एक चेतावनी है कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है या जाने वाला है। और अगर 92% से बिल्कुल कम आ गई है तो हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। पीक फ्लो में 33% से कम होना, ये भी खतरे का लक्षण है। इसके अलावा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं या वृद्ध लोग हैं जिनको सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उनका साल भर में कम से कम एक बार स्पायरोमेट्री तो कराकर लंग्स का फंक्शन चेक कराना चाहिए कि लंग्स के क्या हालात हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लंग्स की स्पायरोमेट्री में FEV1 अपॉन FVC, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अपॉन फोर्स वाइटल कैपेसिटी, अगर रेशो ये 70% से कम आ रहा है तो वो मॉडरेट रिस्क में है। अगर ये 30 से लेके 49% के बीच में है तो ये सीवियर रिस्क में है। और अगर ये रेशो 30% से कम होता है तो वेरी सीवियर टॉक्सिक कंडीशन में है। इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी भी पेशेंट का ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में FEV1 12% तक बढ़ जाता है तो ये दमे की पुष्टि करता है। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, नशे या मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, मिर्गी के रोगी हो गए, जिन्हें स्ट्रोक हो चुका है, लकवाग्रस्त हैं, जिन्हें खाना निगलने में तकलीफ है किसी ट्यूमर की वजह से या गांठों की वजह से या लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जिनको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, जिनकी नाक में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डली है या सांस की नली में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है, ऐसे सभी मरीजों में मुंह की लार और अमाशय का तेजाब, जो खाना पचाने में लाभदायक होता है, वो फेफड़ों में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से फेफड़ों को इंजरी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस होगी, निमोनिया हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि रात के समय में कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे लार बहुत ज़्यादा बने, जैसे कि काफ़ी लंबे समय तक लार बनती रहे, जैसे मीठा खाना हो गया, खट्टा, तीखा, चटपटा। आजकल रात को 11-12 बजे लेट नाइट पार्टीज करने का ज़्यादा फैशन हो चुका है और यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जिन रोगियों के दांत मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दर्द है या बार बार ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ऐसे रोगियों को बार बार जुकाम, खांसी, गले में दर्द, कान में दर्द, इस प्रकार के संक्रमण अक्सर हुआ करते हैं, तो इनको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जो लोग अपने आप से स्वयं डायग्नोस करते हैं कि गैस एसिडिटी है और निरंतर H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटापेराजोल, डोमपेरिडोम इत्यादि की दवाइयां होती हैं, पेंटोसिड हो गया, रेंटेक, एसिलॉक, जिनटेक इत्यादि का ओमेज का सेवन करते हैं, उनके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा तो कम हो जाती है, परंतु इस एसिड की मात्रा कम होने से तेजाब की शरीर के अंदर दूसरे संक्रमण जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे जो है बार बार इन्फेक्शन होते हैं शरीर में, लंग्स में भी। अतः बिना चिकित्सीय परामर्श के आप गैस एसिडिटी की दवाइयां लंबे समय तक नहीं लें, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपको संक्रमण होने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। ब्रोंकोस्पाज्म कई बार पेट के कीड़ों की वजह से होता है, जैसे जियार्डियासिस, तो इससे सांस की नली सुकड़ती है। तो इसमें आप बीच बीच में हर 6 महीने में एक बार स्टूल टेस्ट जरूर कराएं और ब्लड का टेस्ट अपने चिकित्सक के परामर्श करवाएं, परामर्श लें। इओसिनोफिल काउंट अगर वगैरह बढ़ता है तो वो आपको उसके अनुसार आपको दवा सजेस्ट करेंगे। निबुलाइजेशन और इनहेलर अस्थमा के मरीजों में बहुत ही असरदार होता है। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें जो दी जाने वाली दवा होती है वो डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाती है, फेफड़ों में, और जो सांस की नलियां होती है उनमें जो सिकुड़न होती है उनको ठीक करती है और ब्रोंकोडायलेशन होता है, जिससे सांस की नलियां फैलती हैं और खुल के सांस आती है, बलगम भी निकलता है। तो कभी भी मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई निबुलाइजेशन एक बार दे दिया तो आप इसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के भ्रम ना तो पालें ना औरों को बताएं कि भाई निबुलाइजेशन एक आदत डालने वाली नहीं है। ये लंग्स के लिए सबसे अच्छी और असरदार तरकीब है, तो इसको आप प्रयोग करना चाहिए।
अब आती है बात की रोगजनक कीटाणु जो होते हैं, वायरस या एलर्जी करने वाले जो एलर्जन तत्व होते हैं, सबसे पहले नाक के संपर्क में आते हैं। नाक के संपर्क में आने के बाद में क्या होता है, शरीर का सुरक्षा तंत्र जो होता है उसको छींक के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो जब भी नाक से छींक आ रही है और नाक से पानी बह रहा है, तो ये एक जो लक्षण है जुकाम जिसे कहेंगे, तो ये कोई बुरा नहीं है कि छींके आना, ये एक तरीका है, मैकेनिज्म है कि भाई हमारे यहाँ दुश्मन अंदर आया, उसको बाहर निकाला जाए। होता क्या है कि जैसे दुश्मन बाहर निकालने की बात आती है, कुछ लोग एकदम से मेडिकल स्टोर से या दवाई वगैरह ले लेते हैं, जैसे स्यूडोफ्रिडीन हो गया, फिनाइलिफ्रीन हो गया, बच्चों को भी दे देते हैं। उससे क्या होगा, निजल कंजेशन कम हो जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा, छींके वगैरह नहीं आएंगी, छींके रुक जाएंगी। अब छींक तो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थी जिससे बाहर निकल रहा था, अब आपने उसको रोक दिया, अब वो अंदर रहेगा। अंदर रहने के बाद में वो डिस्चार्ज होते हैं, वो बैक्टीरिया पनपते हैं और बैक्टीरिया पनप के बाकी लंग्स के अंदर जाना, ट्रैकिया में, सांस की नली में, इस तरह से जाकर वहां पर भी संक्रमण पहुंचाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि फेफड़ों में जब पहुंचने के बाद संक्रमण, खांसी होती है, खांसी के थ्रू जो होता है शरीर का सुरक्षा तंत्र इन बैक्टीरिया वायरस को बाहर निकालने का प्रयास करता है। तब उसके बाद में क्या होता है कि मरीज जो होते हैं कोडिन सिरप हो गया, बाहर जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं उनको पी लेते हैं, उससे खांसी तो रुक जाती है पर वो बलगम भी वहीं रुक जाता है। बलगम फेफड़ों में भरे रहने की वजह से उसमें मवाद होती है, एलर्जन होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसके बाद में यही लंबे समय तक चलते रहने से ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अतः इस तरह से खुद से दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए और खांसी रोकने की दवाइयाँ और जुकाम रोकने की दवाइयाँ लाभकारी नहीं है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। शिशु अवस्था में तो बच्चों को हल्का सा भी वायरल जुकाम होने पर, सफेद नाक से पानी बहने पर भी माता पिता तुरंत एंटीबायोटिक और कफ सिरप दे देते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि इस तरह से करके वो बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर कर रहे हैं लगातार, और बच्चे को लंबे समय तक एलर्जी की समस्या होगी और बच्चा मुकाबला नहीं कर पाएगा और ब्रोंकोस्पाज्म और दमे की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। जो मिथ्स हैं उनसे दूर रहें, डूज एंड डोंट्स को पहचानें। धन्यवाद, नमस्कार।